के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। मतलब जो इतनी बड़ी महारानी है इंग्लैंड की, वो जब हिंदुस्तान आ रही हैं तो उस प्रकार उनकी तैयारियां जो हैं उनकी खबरें अखबारों में छप रही हैं। किस किस प्रकार की वो तैयारियां हैं हम आगे पढ़ते हैं कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। यहाँ से हमने क्या पता चला कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल अर्थात वो 3 देशों का दौरा करने वाली हैं अपने इस दौरे में, और सबसे पहले वो हिंदुस्तान में आने वाली हैं। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप के तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फ़ौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फ़ोटोग्राफ़रों की फ़ौज तैयार हो रही थी। क्योंकि अगर वो किसी देश में दौरा करने के लिए आएँगी तो उनके साथ क्या है, काफ़ी लोग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी आने वाले थे, तो इसलिए उसको फ़ौज का नाम दिया गया है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। कतरनें क्या होती हैं, उनकी जो छोटे छोटे भाग जो हैं, कटिंग्स है ना, तो वो हिंदुस्तानी जो अखबारें थी उनमें भी अगले दिन मिल जाती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। अंगरक्षक कौन होते हैं? जो उनके साथ रहने वाले बॉडीगार्ड्स होते हैं, ठीक है। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। तो यहाँ से देखिए हमें पता चलता है कि हमारी लोगों की जो मानसिकता है वो किस प्रकार है कि अगर कोई शाही घराने का व्यक्ति है तो उसके अंगरक्षक, उनके बावर्ची और साथ ही साथ उनके कुत्तों तक के बारे में जानकारी रखने में लोग क्या है, दिलचस्पी रखते हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका अर्थ क्या है कि अब वो इंग्लैंड में है रानी, वहाँ पर वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, और उसकी जो धूम है वो कहाँ तक आ रही है, हिंदुस्तान तक आ रही है। इन खबरों में से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, अर्थात लोग क्या थे, जगह जगह उनकी ही बातें कर रहे थे। लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि रानी किस प्रकार के कपड़े पहन कर आ रही हैं, कब आने वाली हैं, कहाँ रहने वाली हैं, इस प्रकार की। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी कौन सी है? दिल्ली। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। उसके लिए बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने उसकी तरफ देखा और बेखास्ता मुंह से निकल गया। बेखास्ता का अर्थ क्या होता है? स्वाभाविक रूप से। कि अचानक से मुंह से क्या निकल गया कि वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो ये एक शेर है किसी शायर का लिखा हुआ, जिसको यहाँ पर दिया गया है। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। काया पलट होने लगा अर्थात जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी नेता ने या किसी सरकारी अफसर ने अगर किसी शहर का दौरा करना होता है तो वहाँ पर क्या है, साफ़ सफाई का, वहाँ के जो है श्रृंगार करने का, सड़कों का ध्यान, जा इस तरह से सारा कुछ क्या है, अरेंजमेंट देखा जाता है। तो इस प्रकार वहाँ का काया पलट होने लगा, क्योंकि वो राजधानी में ही आने वाली थी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अर्थात जो सड़कें बहुत बेजान और गंदी लग रही थी, उनकी सफाई हो चुकी है, ठीक है, और वो क्या है, नई सी लगने लग गई हैं, जवान हो गई हैं। इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीनों की तरह अर्थात कि जैसे किसी कोमल अंगों का श्रृंगार किया जाता है, इस प्रकार उनको क्या है,
बहुत ही श्रृंगार किया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। नाक नहीं थी का अर्थ क्या है कि जॉर्ज पंचम की जो नई दिल्ली में मूर्ति थी उसकी नाक टूट चुकी थी, क्योंकि क्रांतिकारियों ने उसकी नाक क्या थी, तोड़ दी थी गुस्से में आकर। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। आगे का जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने यहाँ तक का सारा पार्ट जो है उसको रेखांकित कर लेना है, अंडरलाइन करना है, हाईलाइट कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि आपके जो वैकल्पिक प्रश्न है एमसीक्यू टाइप वो आपके निकल कर सामने आ सके। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से इस पाठ को यहाँ तक पढ़ोगे और समझोगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहो।